बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। एक नया दिन, एक नई सुबह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रब का बहुत शुक्र कि एक नया दिन ज़िंदगी में हमें और नसीब हुआ और कुछ बेहतर और कुछ अच्छा वक्त जो है वो हम अपने प्यारों के साथ जो है वो गुजार सकें। रब आपको हम सबको ढेरों खुशियाँ जो है वो नसीब करें और गम कहीं ऐसी दूर जगह चले जाएँ कि वो रास्ता ही भूल जाएँ वापस आने का। ऐसी दुआएं जो है वो किया करें अपने लिए भी और मेरे लिए भी और हम सब के लिए। जनाब कहते हैं खुश रहने के लिए भी जो है वो सेहत का होना बड़ा ज़रूरी है। मुझे लगता है सेहत का होना तो हर चीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप मुश्किल में भी होते हैं, आप जब गम की हालत में भी होते हैं, जब आप बीमारी की हालत में भी होते हैं, उस वक्त भी अगर आप सेहतमंद हों तो आप उस ट्रॉमा की सिचुएशन को, उस गम को ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो डील कर सकते हैं। एक कमज़ोर इंसान जब किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो वो बीमारी और ज़्यादा उस पर हावी होती है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग शख्स जो है, जो सेहतमंद हो, अगर अल्लाह ना करे उस पर भी कोई बीमारी, कोई आफत, कोई मुसीबत आए तो ये होती तो सबके लिए ही बुरी है, लेकिन वो क्योंकि फ़िज़िकली इतना स्ट्रॉन्ग होता है, मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग होता है, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो डिसीजन ले पाता है। ये सारी बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी ग़िज़ाएँ जो हैं वो इस तरह की हो गई हैं कि हम बड़ी आर्टिफिशियल जो है वो चीज़ें ले रहे होते हैं। जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा स्केलेटन है, जो हमारी हड्डियों का ढांचा है, जो अगर आप कभी देखें जो एक पूरी बॉडी का हमारा स्ट्रक्चर बना होता है, जो हमारी हड्डियों को ज़रूरत है कि हम विटामिन D3 का इस्तेमाल करें, हम कैल्शियम का इस्तेमाल करें, हमारी बॉडी को जितनी प्रोटीन्स की ज़रूरत है अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो हमारी हड्डियों को जो है वो पैक करके जिन्होंने संभाला होता है, वो तमाम न्यूट्रिशन, वो तमाम कैल्शियम, वो तमाम प्रोटीन्स हम नहीं ले रहे होते अपने डाइट में, जिसकी वजह से अल्लाह ना करे कभी ऐसा होता है चलते चलते पैर मुड़ जाए आपका, या आपके हाथ में कोई ट्विस्ट आ जाए, या अभी हम उस दिन बात कर रहे थे कि एकदम से आपके क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस वक्त इन तमाम सिचुएशंस को डील करना। आज का जो मेरे प्रोग्राम का मकसद है या जो मेरा टॉपिक है वो बड़े कॉमन इश्यूज़ हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में डील कर रहे होते हैं। जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से जो आपको मसाइल पैदा होते हैं, उसके प्रोग्राम में आगे चल के कुछ हम एक्सीडेंटल इश्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो मेरा मेन फोकस है वो यही है कि ये क्यों है कि उम्र बढ़ेगी, ठीक है, हड्डियाँ तो कमज़ोर होंगी, लेकिन क्या मैं कुछ ऐसी ग़िज़ा नहीं ले सकती, कुछ ऐसी अपनी बॉडी में स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको ऐड ऑन नहीं कर सकती चीज़ों को कि मेरे जिस्म में ये जो हड्डियों की तकलीफ़ें हैं, ये जो क्रैम्प्स पड़ना है, ये जो स्ट्रेन्स की शिकायत है, इसे मैं कम कर सकूं या इसे मैं कंट्रोल कर सकूं। हमारी जो अम्माएँ हैं घरों की, उनको बड़ी कंप्लेन होती है, हाथ मुड़ गया, रोटी बेलते हुए हाथों में बड़ी शिकायत होती है, एकदम से जो है ट्विस्ट होने लग जाती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये क्यों होती हैं और अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। और अ वेरी वेल नोन पर्सनालिटी, अपनी फील्ड में बहुत माहिर हैं और बारहा आप इन्हें सलाम पाकिस्तान में भी जो है अब वो देखते रहते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन है हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आमिर हलीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए और आज बड़े आम से मसाइल हैं, स्पेशली ख़वातीन मैं चाह रहा के था साथ। कि एक जनरल टॉपिक्स पे आज हम गुफ्तगू करें ताकि जो लोग सुन रहे हैं उसको एडवांटेज ले सकें और हम एक अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बड़ा कॉमन मसला है ना कि आपकी ट्विस्ट हो, अब आपका पैर जो है वो मुड़ गया, ये तो बहुत ही आम सी चीज़ है और ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ बहुत होता है। जब ये प्रॉब्लम होता है कि हील्स पहन रहे हैं आप, या आपने अक्सर लोग हैं जिनको नहीं प्रैक्टिस होती हील्स में, या वैसे भी आपका बड़ा नॉर्मल जूता होता है, पैर ने मुड़ना होता है तो वो मुड़ जाता है और आम ज़बान में से कहा जाता है कि पैर में जो है वो मोच आ गई। वो मोच कभी कभी आम ठीक भी हो जाती है नॉर्मली, कभी वो बहुत ज़्यादा पेनफुल और बहुत कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्रिएट करती है। सो ये क्या मसाइल होता है? दो चीज़ें हैं, एक है मोच जिसको आप स्प्रेन कहते हैं, एक और चीज़ होती है जिसको आप स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन कहते हैं, अच्छा, अब इसका फ़र्क भी बता दें। हाँ, तो ये दो और एक तीसरी चीज़ है जिसमें हड्डी टूट जाती है जिसको आप फ्रैक्चर कहते हैं। तो आज हम फ्रैक्चर पे बात नहीं करेंगे, आज हम स्प्रेन और स्ट्रेन पे गुफ्तगू करेंगे कि स्प्रेन क्या हुआ या मोच कैसे आ गई और स्ट्रेन क्या हुआ। दो चीज़ें जिस्म में अल्लाह ताला ने दी हैं हमें जो फंक्शन करती हैं
एक मसल्स हैं, मसल्स आगे जाके एक बैंड बन जाता है जिसको कहते हैं टेंडन, और वो बोन पे अटैच हो जाता है। ठीक है, ठीक है, एक तो ये चीज़ है। ठीक है, इस मसल में और इस टेंडन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप स्ट्रेन कहते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, दूसरी चीज़ है जिसको हम कहते हैं लिगामेंट। ओके, लिगामेंट भी एक बैंड है, Okay. लेकिन ये इसलिए हमें जिस समय प्रोवाइड किया गया है कि हमारे जो जॉइंट्स के अराउंड लगा होता है और जॉइंट्स एक्सेसिव मूवमेंट ना कर सके, अच्छा, ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल कर सके। Right. जब इनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो मोच आ जाती है, तो उसको हम स्प्रेन कहते हैं। राइट, तो दो अलग अलग एंटाइटीज़ हैं, स्प्रेन और स्ट्रेन। तो एक बड़ा वेल डिफाइंड फ़र्क है लेकिन इनके अंदर। ओके, तो दोनों के सिम्टम्स ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, दोनों की ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। अच्छा, राइट। लेकिन ये अब ये है कि जो कंडीशन होती है पेशेंट की, जी। उसको देखकर अब आप लोग डिसाइड करते हैं कि आए अब स्प्रेन आप है या जैसे स्ट्रेन है। अब आपका कोई जॉइंट मुड़ गया ठीक है, तो आपको स्प्रेन ही होगा क्योंकि वो लिगामेंट डैमेज हो रहा है। ओके, ठीक है, लेकिन अगर आपका सपोज करें बैक में मसल्स पुल हो गए जिसको हम कहते हैं, या बैक में स्प्रेन आ गया आप कहते हैं, या हैमस्ट्रिंग के अंदर जो है वो आपका कहते हैं जो स्प्रेन वो गलत है, वो स्ट्रेन आता है। अच्छा, जिस तरह आपकी थाई के बैक के मसल स्पोर्ट्स इंजरी मतलब में आप कह रहे पुल हैं हो कि गए, अगर मसल पुल होगा तो वो स्प्रेन होगा, वो स्ट्रेन होगा, वो स्ट्रेन होगा। ठीक अगर है। मसल में कोई प्रॉब्लम होगा, जिस तरह थाई पर अक्सर आपको जी, क्रैम्प्स थाई में आ गया या टांग के मसल्स में आ गया, बैक के मसल में आ गया, तो वो स्ट्रेन है। ये स्ट्रेन है। लेकिन अगर आपके जॉइंट में कोई प्रॉब्लम आता है, उसमें आपको जो है वो स्प्रेन आ जाता है, वो है वो स्प्रेन, जिसको हम मोच कहते हैं। उसको हम मोच कहते हैं। चलिए, तो आज हमने ये दो फर्क तो सीख लिए कि एक मसल में आने वाली तकलीफ को कहा जाता है और जॉइंट्स में आने वाली से। तकलीफ। अच्छा, ये तकलीफ की बात है, और अगर अल्लाह ना करे ये इसमें ये टूट जाए तो फिर उसे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो फ्रैक्चर है, उस पर आज हम जो है वो बात नहीं करें। आज हम स्प्रेन पर और स्ट्रेन पे बात करें। ठीक है डॉक्टर साहब जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आप कॉमन चीज़ है क्यों स्प्रेन आता है जी, या मोच क्यों आती है। ख़वातीन जो हैं वो माशाल्लाह चाहती हैं कि वो हाई से हाई हील्स यूज़ करें, इसलिए आप मेरी हील्स देख रहे हैं, लेकिन मैं बड़ी कंफर्टेबल हूँ हील्स में, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा आप अनइवन सरफेस पे जब भी वॉक करते हैं जी, या आप सड़क के किनारे चलते हैं, फुटपाथ के ऊपर चलते हैं, उसके आप कर्ब पे चलते हैं, उसके एज पे चलते हैं, तो पाँव सडनली ट्विस्ट हो जाता है। ये कॉमन रीजंस हैं। या जो बच्चे या जो लड़कियां फुटबॉल खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं तो सडनली ट्विस्ट होने की वजह से एक इंजरी होती है। अब उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहला सिम्टम पेन है। पेन है, एग्जैक्टली। ठीक है, वो एकदम से आपका पैर एक जगह twist से हुआ, पाँव पैर मुड़ गया, मुड़ा और आपको दर्द शुरू हो गया, स्वेलिंग हो गई, फिर उसके बाद वो सूज जाता है। उसके बाद जो है वो आप को मूवमेंट में डिफ़िकल्टी है। फिर अगर पाँव में आया है, आपके एंकल में आया है या नी में आया है, तो आपको वेट उस पर आप नहीं डाल पाते। अच्छा, लेकिन जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो आपको डॉक्टर साहब अजीब सा एक पेन होता है, वो जो मीठा मीठा सा दर्द नहीं होता, इस तरह का दर्द हो रहा होता है, अलग तरह का दर्द होता है। आई डोंट नो, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना हो। जी, अगर आपको इस तरह ये जो आपका हल्का दर्द होता है, बहुत शदीद नहीं होता, जी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा होता है आपको पेन, लेकिन वो ऐसा होता है जैसे आप आई थिंक बर्दाश्त कर पाते हैं, लेकिन वो जैसे आप मूव करते हैं तो वो पेन आपको फील होता है। लेकिन अगर पेन बहुत शदीद हो रहा है तो इसका मतलब है कि बोन डैमेज हुई है। बोन डैमेज हो, अगर शदीद है तो वो फिर फ्रैक्चर की तरफ हम चले जाते हैं। ठीक है, ठीक ओके। है, इसीलिए हर मोच आने में एक्सरे कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर आप किसी जीपी को भी दिखा दें तो वो डायग्नोस कर सकता है कि अगर बोन टेंडर नहीं है और दर्द फिर भी और सूजन है तो वो स्प्रेन है। अच्छा, लेकिन अगर स्वेलिंग हो रही होती है तो हमारा नॉर्मली एक यही सोच है ना कि स्वेलिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि बोन में अल्लाह ना करे फ्रैक्चर हो गया है, नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर मूवमेंट हो रही है और आपको सिवियर पेन नहीं है तो आप उसका मतलब है कि वो आप ट्रीटेबल है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जो फर्स्ट एड दी जाती है वो जब मोच आ जाए तो उसमें क्या जाता है कि आप उसको जो है वो सिकाई करें इसकी? अच्छा, इसमें मैं आपको बड़ा एक मुख्तलिफ निमोनिक्स होते हैं, यानी कि आप उसके ऊपर काउंटर करते हैं। जो चीज़ आपको फ़ायदा दे, देखिए इसके जो भी स्प्रेयर आता है इसमें 48 to 72 आवर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, आमतौर पे उसके बाद ही सबसाइड होना शुरू हो जाएगा। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भी कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाएगा। ओके। लेकिन जो कंप्लीट रिकवरी है वो 2 से 6 हफ्ते
2 से 6 हफ्ते? हाँ जी बिल्कुल। जो आपको हीलिंग है वो 2 to 6 वीक्स इट विल टेक। यूजुअली 2 वीक्स में इतना हो जाएगा कि यू कैन डू नॉर्मल वेट बियरिंग और आप काम काज पे शायद कुछ वापस आ सके। सीवियर स्प्रेन, मामूली सी मोच की हम बात नहीं कर रहे, अगर सीवियर हो जाता है। ओके। इसके अंदर जो तो वो तो आप कुछ देर में आप नॉर्मल। इसके लिए एक बड़ा अच्छी चीज़ हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइस, जिसको आप कीमत कहते हैं, PRICE। अच्छा, प्राइस। वो क्या होती है? P से प्रोटेक्शन, ओके, ठीक है, R से रेस्ट, राइट, ओके, I से आइस, आइस, ओके, C से कंप्रेशन, ओके, राइट, और E से? E से अब आप बताइए क्या ख्याल है E आपका? से मैं बताऊं? डॉक्टर साहब आप एलिवेशन, ऊंचा रखिए उसे। ऊंचा रखना उसको, ठीक है। तो ये प्राइस कंप्लीट हो गया तो है। ये प्राइस कंप्लीट हो गया। प्रोटेक्शन है और इसमें रेस्ट है, आइसिंग है और कंप्रेशन है, यानी कि उसके ऊपर बैंडेज पट्टी बांध दें, कस के कुछ भी बांध दें, जो है उसको कुछ भी बांध दें, ठीक है, और उसके बाद एलिवेट रखें उसको। तो अगर आप 72 आवर्स तक ये 5 चीज़ें कर सकते हैं तो मोर देन लाइकली यू विल गो ऑन अ वेरी फास्ट रिकवरी। अच्छा, अब मैं आपको 2-3 चीजें बताती हूँ। लेकिन इसका बताने का मतलब नहीं कि आप ऑर्थोपेडिक वाले के पास दिखाने ना जाए। हाँ, कभी दिखा भी लें, यही वे आ रहे हैं हम। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अगर ऐसा हो जाए तो हम करते क्या है। जैसे ऐसा होता है तो नॉर्मली सबसे पहले घर में अगर कोई, नॉर्मली क्या होता है, आपके घर में कोई ऑयल है तो उसको कहा जाता है ऑयल से जो है ना ये आपकी जो है वेन रप्चर हो गई है या स्वेलिंग हो रही है तो हल्का सा ऑयल से मसाज कर दो, या जो है वो सिकाई की जाती है, कुछ लोग बर्फ़ से सिकाई करते हैं। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आपको फ़ौरन इस तरह आपको चोट लगी है तो आपको गर्म सिकाई करनी है या आपको जो है वो बर्फ़ से जो है उसको सिकाई करना है, उसको कौन सा आपको जो है कोल्ड पैक देना है, ये एक जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा होता। इसको फिर पट्टी बांधनी है, कुछ लोग बाम लगाते हैं, डॉक्टर साहब कुछ स्प्रेज आते हैं, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो हैं वो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये चीज़ें हमने वो बताई जो फ़ायदा देंगी आपको, कुछ चीज़ें जो नुकसान देती हैं। अच्छा, इन्हीं में से कुछ चीज़ें? नहीं, इन्हीं में से नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो हम करते हैं। ये सब ठीक है? ये सब ठीक है, जो मसाज प्राइस कर आपको लेना, बता पट्टी नहीं, बांधना, ये नहीं ठीक है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, फिर क्या ठीक है? इसका एक जो अपोजिट चीज़ है, जो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए वो सिकाई है। सिकाई करनी नहीं चाहिए? उसकी बजाय आइस जो है वो फ़ायदा देती है, सिकाई नुकसान देती है। ओके। क्योंकि जब लिगामेंट या मसल जो टॉर्न होता है तो उसके अंदर ब्लीडिंग होती है थोड़ी बहुत, ठीक है, स्पेशली मसल्स में। जब आप सिकाई करते हैं तो वो इंक्रीज हो जाती है। ओके। इसी तरह मसाज नहीं करना चाहिए, उससे हीट और प्रोड्यूस होती है। मसाज से भी ब्लीडिंग इंक्रीज होती है। ओके, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप जो है भागना शुरू कर दें, रन करें, तो रनिंग जो है वो जाहिर है कि जितना आप उसको कोशिश करेंगे वो भी आपको अफेक्ट करेगा। तो जो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, आपने रनिंग अवॉइड करनी है, आपने मसाज अवॉइड करना है, और आपने गर्म सिकाई अवॉइड करनी है। अच्छा, तो आपने उस टाइम बर्फ़ से सिकाई करनी है, कोल्ड जो है वो कोल्ड आपने करना है। ओके, राइट। तो मतलब जब आपको चोट लगी हो जिस टाइम पर, या आपको अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो उस टाइम आपने बर्फ़ से जो है उस सिचुएशन को आपने कूल डाउन करना है उसको, और आपने हीट नहीं देनी है। लेकिन अगर वो दर्द रह जाता है बाद में तो उसके बाद जो 2 दिन बाद 3 दिन बाद अगर आप उसको, इन तमाम चीज़ ये आपके एक तरह के इमीडिएट मेजर्स हैं, ठीक है, जो आप ले सकते हैं, और आप कोशिश करेंगे कि आप जल्द से जल्द कंट्रोल कर सकें चीज़ें। लेकिन इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको मेडिसिन भी लेनी होगी, ताकि आप दवा से लेके अपने पेन किलर्स या कोई भी एनालिसिया आप ले सकते हैं। सिंपल एनालिसिया, इबुप्रोफेन है या कोई भी आप नॉन स्टेरॉइडल आप ले सकते हैं। इसके लिए इम्पॉर्टेंट फर्स्ट 72 आवर्स हैं। अगर आप उसमें लुक आफ्टर कर लें तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की तरफ चली जाती है। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो आप समझें कि इस पर कोई क्रीम, कोई स्प्रेज या इस तरह के ऑइंटमेंट्स, कोई जो आपका दिल जाए, योर चॉइस, ठीक है। डॉक्टर साहब ने यहाँ आपको चॉइस दे दी है, आप जिससे मुतमईन होते हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो एक हीट स्प्रे आता है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, मैं तो वो इस्तेमाल करती हूँ, उससे बड़ा फायदा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के वो आते हैं, लेकिन आई एडवाइस के डोंट यूज हीट। ओके, हाँ डॉक्टर साहब अभी आपने बताया, डोंट डू मसाज, राइट। अच्छा, स्प्रे से भी हीट जा रही है मसल में तो वो नुकसानदेह है। हीट नहीं जाती है, लेकिन वो लोकली अप्लाई कर देते हैं पेन किलर्स के लिए। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम इस तरह की क्रीम, जब हमें मसल्स में या इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो हम अक्सर कुछ इस तरह की क्रीम्स यूज़ करते हैं जिसको लगाने के कुछ देर बाद एकदम से आपको हीट सी मिलती है, वो आपके इट्स ओके।
एज लॉन्ग एज आप कोई बहुत ज़्यादा, कुछ लोग तो जो है वो पूरी आयरन गर्म करके उससे हीट लेके लगाते हैं, तो वो ना अल्लाह ही करें। रहम करे ऐसे लोगों पर जो है। अच्छा, और उसको आपने कहा कि उसको कवर बांधा अच्छा, जा अब सकता दूसरा है? जब आप जो रेस्ट हमने कहा, एलिवेशन कही, ये तो सिंपल चीज़ है कि आपने ऊपर उठा के रख लिया पाँव और आपने उसको आराम दे दिया। आइस जो है कभी डायरेक्ट स्किन पे ना लगाएं, ठीक है। आइस को किसी कपड़े में लपेटें, उसको ऊपर रखें, ताकि अगर आप डायरेक्ट रखेंगे तो स्किन डैमेज करेगा। अच्छा, ठीक है। नंबर 2, आइस को कभी सोते में नहीं रखें, क्योंकि वो स्किन डैमेज कर देगा अगर ज़्यादा अरसे रहेगा। तो इसका एक, अगर आप जनरल टर्म में देखें तो आप हर 2 घंटे के बाद 15 मिनट के लिए यूज़ कर लें। ओके, राइट। जब आप जाग रहे हैं एक्यूट स्टेट में, ओके। जबकि आपको स्प्रेन हुआ, ओके, लेकिन आप प्रोलॉन्ग उसका यूज़ मत करें। राइट। अब आपने 4-6 दफ़ा आपने दिन में यूज़ कर लिया या दिन भर रख लिया, व्हेन यू गो टू स्लीप आप उसको हटा दीजिए और नॉर्मल सोते में उसको कोई इस्तेमाल ना करें। ओके, राइट। आप कह रहे हैं कि इसको आपको पैर को उठा के रखना है, आप उसको कवर कर सकते हैं बर्फ़ से। आपने जो है वो आपने उसको जो है वो कोल्ड बैकिंग उसकी करनी है, सिकाई आपने नहीं करनी, हीट आपने उसे नहीं देनी। अगर आपको दर्द है तो आपने कोई पेन किलर इस्तेमाल कर लेना है। ये सब चीज़ें करने के बाद भी इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे अगर आपको स्प्रेन में इतने आपने कह रहे नखरे नाज उठा लिया आपने तो फिर तो फ़र्क पड़ ही जाना चाहिए। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आप जो है वो बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड है और तो आप बेहतर है कि आप कंसल्ट कर फिर आप कंसल्ट, इसका मतलब है कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, फिर आपको डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि आपने फर्स्ट डे तो कहा कि ये जो हम अभी बात कर रहे थे कि कोल्ड जो है वो आपको पैक करना चाहिए, उसकी आपको या सिकाई का मसला है। अब किसी को तकलीफ़ है, पुरानी तकलीफ़ है, अब जब वो सिकाई करता है तो उसे सुकून मिलता है, जिस तरह अक्सर लोगों को होता है कि मसल्स में प्रॉब्लम है। जो क्रॉनिक है उसके अंदर आप कर सकते हैं, जो वो एक डिफरेंट स्टेट है। हम बात कर रहे हैं जो एक्यूटली हुआ है, जो सडनली हुआ है, उसमें आपको सिकाई नहीं करनी, उसमें आपको सिकाई नहीं। लेकिन जो पुरानी चीज़ है उस पर आप जो है वो सिकाई कर सकते हैं। इसी तरह आपको बैक में होता है कि सडनली कोई जर्क आया लिफ्टिंग की और एक आपको शदीद दर्द हुआ है कमर में, या जिसको आप कहते हैं कि स्ट्रेन आ गया है बैक में, उसके अंदर भी अगर आप सिकाई ना करें तो बेहतर है। अच्छा, ठीक है। इसी तरह थाई में, जैसे हैमस्ट्रिंग में आ गया, प्लेयर्स को आ जाता है, आप देखते हैं कि कभी आ गया, या अगर एथलीट्स के साथ ये बहुत प्रॉब्लम। इन तमाम चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, स्प्रेन्स और स्ट्रेन्स को ख़ास तौर पे, अगेन वी गो बैक टू द सेम सिनारियो जो हम पहले भी डिस्कस करते हैं कि हर शख्स कुछ ना कुछ अगर एक्सरसाइज करता रहे तो ये चीज़ें नहीं होती। अच्छा, राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि क्रैम्प्स का पड़ना ये एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। अक्सर ऐसा होता है आप बैठे होते हैं या आप सो रहे होते हैं और एकदम से आपको ये पेन शुरू हो जाता है कि आपकी लेग में जो है वो एकदम से आपको क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, आपको बहुत तकलीफ़ होती है और कहते यही हैं कि उस टाइम पर आपको एकदम से खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन वो तकलीफ़ इतनी होती है कि उस वक्त खड़ा होना बहुत ही मुश्किल होता है, सिर्फ आप चीख रहे होते हैं, दर्द हो रहा होता है। और ये मेरे साथ भी हो चुका है 1-2 मरतबा। क्रैम्प्स है ना, ये स्पैज़म है बेसिकली, ये एक डिफरेंट चीज़ है। ये इज नॉट रिलेटेड टू द इंजरी मेनली। ठीक है, हो सकता वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर आमिर हलीम हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं उन कॉमन इश्यूज़ की जो आपको अक्सर ख़वातीन को या मर्दों को, बच्चों को अक्सर हो रहे होते हैं कि आपको जो है वो पैर में मोच आ गई या हाथ जो है वो आपका ट्विस्ट हो जाता है या एकदम से जो है वो आपके क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं। रीज़न क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसको डील कैसे करना है। अच्छा, मैंने हमेशा यही डांट सुनी जब इस तरह के क्रैम्प्स पड़े होते हैं, खाते पीते हो नहीं तुम लोग, हर वक्त तुम लोगों को जो है वो यही फिक्र होती है कि मोटे ना हो जाएं, तो ये कमज़ोरी हो गई है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ये ताना सुनना दुरुस्त है? एक लिहाज से दुरुस्त, एक लिहाज से दुरुस्त। अगर आप ना अगर आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स ठीक है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप पानी पीते हैं, हाइड्रेट रखते हैं अपने आप को, तो इन तमाम चीज़ों के होने के चांसेस कम होते हैं। ओके, राइट। अगर आप हाई हील नहीं पहनते तो आपको मोच आने का चांस कम हो जाता है। अच्छा, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल शूज़ यूज़ करते हैं सही है,
अगर आप अच्छे ब्रांड्स के यूज़ करते हैं तो वो बड़े अच्छे कंफर्टेबल हाई हील्स बनाते हैं, तो आप 4 जूते लेने की बजाय 2 ले लें या 1 ले लें, अच्छे ब्रांड का लें और आप इस्तेमाल करें। अच्छा, हील कभी कभार यूज़ करने में कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर आप हील रोज़ाना यूज़ करें तो उसके नुकसान काफ़ी हैं। अच्छा, ये एक मेरी अम्मा ने हमेशा ये बोला कि एक सर्टेन एज में आके आपको स्टार्ट करना चाहिए हील पहनना। बहुत यंग एज में भी जब आप पहनना शुरू करते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसा ही है डॉक्टर साहब? जो बुजुर्ग है वो बात ठीक कहते हैं, जो कि इस प्रूवन साइंटिफिकली है। साइंस क्या कहती है इस बारे में? इसमें जो मेडिकल साइंस ये कहती है कि जब भी आप हाई हील पहनते हैं तो मोस्टली जो हाई हील के शूज़ है वो ना सिर्फ हाई हील बल्कि वो पॉइंटी भी होते हैं आगे से। बिल्कुल ठीक है। तो जो प्रॉब्लम आता है वो दोनों तरफ से आता है, वो हील की वजह से भी और पॉइंटेड शूज़ की वजह से। तो जो आपका बिग टो है और जो टोज़ है वो डिफॉर्म हो जाती है। ओह अच्छा, तो ये इसको हम टर्मिनोलॉजी में हेलिक्स वल्गस कहते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज। एक्चुअली इट्स मच मोर कॉमन इन यूरोप, क्योंकि वहाँ पे हाई हील का फैशन हमारे से ज़्यादा है, टू मच है, और यंगर एज में हील्स हैं उनके पास, तो इसलिए उनके पास ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हमारे पास अभी लकीली इतना नहीं है, क्योंकि हमारे जो रोड्स हैं या जो पेवमेंट्स हैं वो उस पर लोग अवॉइड ही करते हैं, कंफर्टेबल शूज़ पहनते हैं। ओनली ये कि ऑफिस में पहन लिया हाई हील्स या शादियों में पहन लिया। लेकिन अगर आप यंगर एज पे पहुंचेंगे तो डिफॉर्मिटी बहुत जल्दी डेवलप होगी। अगर आप लेटर एज में शुरू करेंगे तो डेवलप होगी, लेकिन मे बी 40s में जाके। ओके राइट, तो मतलब एज के हिसाब से जो है ना वो आपको हर चीज़ जो है वो करनी चाहिए। बहुत यंग एज में जिस डॉक्टर साहब ने कहा उसमें जो है वो आपको कॉम्प्लिकेशन जो है वो डेवलप हो जाती है। अम्माएं ठीक कहती हैं, उनको जो है उनकी बात को ज़रूर सुनना चाहिए। बोन्स डेवलप हो रही है, ठीक है, ठीक है। जो जिस्म में आखिरी बोन डेवलप होकर फ्यूज हो जाती है वो 22 साल तक भी चलता रहता है। 22 साल तो मतलब कद बढ़ने का अमल जो है, खैर हम जो टॉपिक है वो हमारा अलग है, लेकिन मैं आज आती हूँ इस पर एक बात, कद को सही एक नॉर्मल अपना वो दिखाने के लिए इमेज भी लोग हील्स का इस्तेमाल करते हैं, ख़वातीन पहनती हैं क्योंकि हाइट कॉन्शियस होती है तो वो हील्स का इस्तेमाल करती है। ने कद अगर छोटा रखा है तो वो छोटा ही रहेगा। सही, मुख्तलिफ मेडिसिन खाने या सोल्स रख लेने से, सोल रखने से या पोल्स पे लटकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा इनमें फ़र्क, शायद कोई 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर का फ़र्क आ जाएगा, लेकिन कोई मैसिव डिफरेंस नहीं आता। अच्छा, एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन आप कहते हैं कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए आप अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकें? कुछ सर्जरीज हैं जिनके ज़रिए आप कर सकते हैं। सर्जरीज हैं, वो कौन सी सर्जरी? लेंथनिंग आप कर सकते हैं, वो उन लोगों के लिए रिजर्व है, मैं समझता हूँ, सिर्फ जिनको कि एक टांग किसी बेचारे की 6 इंच छोटी रह गई है दूसरी टांग से, किसी हादसे की वजह से या किसी डिजीज़ की वजह से, देन यू कैन लेंथन इट एंड यू कैन ग्रो इट 6 इंच लॉन्गर एक्चुअली। ओके राइट, तो ये भी एक एक्सीडेंट की वजह से, किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से, इट्स नॉट योर ऑन योर चॉइस, आपके चॉइस पर जो है ये सर्जरी। अगर कोई कॉस्मेटिकली इसको यूज़ कर रहा है तो मुझे नहीं इसका पता, लेकिन इट शुड नॉट बी यूज फॉर अ कॉस्मेटिक रीजन कि आप जो है वो अपना 4 इंच बढ़वा लें इससे। आई डोंट थिंक सो, इट्स अ गुड आइडिया, बट यू कैन डू इट लेंथनिंग प्रोसीजर्स फॉर समबडी हु नीड इट, जिसको मतलब आप बाकी जितने भी, क्योंकि अगर एक टांग किसी की बड़ी और एक छोटी रह गई है तो वो डिफरेंट और दूसरी डिजीज़ में जा सकता है, वो आर्थराइटिस होगा, उसको बैक के बहुत इश्यूज होंगे, तो उसको करेक्शन आप करना बेहतर होता है। ओके राइट जनाब, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई मेडिसिन के हवाले से जो है वो कोई इस वक्त चीज़ मौजूद नहीं है जिस पर बात की जा सके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि है, लेकिन आप नहीं समझते कैसा। अच्छा, स्ट्रेन्स और स्ट्रेन्स की बात करें तो डॉक्टर साहब मैं स्ट्रेन्स के बारे में बात करना चाहूँगी। जो आपने कहा मसल जो है जिसमें आपको स्पैज़म हो जाता है, या जिस तरह अभी हम क्रैम्प्स की बात कर रहे थे, बैक में होता है अक्सर, आप ख़वातीन के साथ प्रॉब्लम होता है नीचे से कोई चीज़ झुक के उठा नहीं पाती, या उसमें उनको एकदम से जो है वो, आप अक्सर कमर्शियल में भी देखते होंगे कि वो कमर पे हाथ रख के जो है वो दर्द से तकलीफ़ का एहसास कर रहे होते हैं और वो दिखा रहे होते हैं एक क्रीम लगाएं और आपका दर्द जो है वो एकदम से गायब हो जाएगा। सो ये जो मसल्स आप उस पर सर हिला रहे हैं, उस पर ऐसा होता है क्रीम से दर्द? क्रीम डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्रीम यूज़ कर रहे हैं। कुछ जो एंटी इन्फ्लेमेटरीज आप खाते हैं वो क्रीम फॉर्म में भी हैं। ओके राइट, तो कुछ ना कुछ तो उनकी एब्जॉर्प्शन होती है जब आप लगाते हैं। अच्छा, तो अब मेडिसिन से बेहतर नहीं कि क्रीम इस्तेमाल कर ली जाए? उसका डोज कम होता है, उसका डोज जाहिर है कि अगर वो आपको 1 to 10 के स्केल पे 10 का इफेक्ट दे रहा है तो क्रीम शायद 2 का देगी। ठीक है,
लेकिन कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको बहरहाल उससे होता है। ओके अच्छा, तो ये प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो किसी का नीचे झुककर बैठकर किसी चीज़ को उठाना, इसमें ज़्यादा तकलीफ़ होना, आप कोई चीज़ बैठ के उठा नहीं सकते, ये जो बैक के मसल्स का प्रॉब्लम होता है, ये क्या इशू होता है जिसकी वजह से आप अपनी मूवमेंट को जो है वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे होते हैं? मेन चीज़ जो काउंट करती है वो दो है, एक पोस्चर है, ठीक है, कि आपने अगर अपना पोस्चर सही अडॉप्ट नहीं करा तो आप नेक के और बैक के इश्यूज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ओके दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने आप को कभी प्रिपेयर ही नहीं किया अपने मसल्स को किसी ऐसे वर्क के लिए। ठीक है, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं करी, आप एक सेडेंटरी लाइफ में रहें और सडनली आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आपने नहीं किया, सडन जर्क के साथ आपने एक हैवी चीज़ उठा ली। वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर सपोज ये टेबल है, इस टेबल को अगर मैं लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बेंड की मैंने अपनी कमर और लिफ्ट की, तो बहुत चांसेस है कि मैं डैमेज करूँ। लेकिन अगर मैं प्रॉपरली अपनी नीज को बेंड करूँ, उसके लेवल पे आऊँ और उसको उठाऊँ, तो मेरे चांसेस नहीं है कि मैं डैमेज करूँ। ट्रू, तो पोस्चर बहुत पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द अदर थिंग, आपका मसल्स एक्सरसाइज रिलेटेड आपने रखे नहीं है, तो वो इस स्टेट में नहीं होते, क्योंकि सडनली आप उस पर ओवर वर्क करेंगे तो वो स्ट्रेन में चले जाते हैं। ओके राइट, उसके बाद जो है फिर वो डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करते हैं कि आपने जो है वो कोई वज़न नहीं उठाना या कोई इस तरह का काम नहीं करना। और ये बड़ा टाइम टेकिंग भी होती है ये तमाम चीज़ें, कि अगर आपको कोई मसल का प्रॉब्लम हो गया है तो डॉक्टर साहब ये बहुत वक्त लेती हैं सारी चीज़ें हील होने में, और बल्कि सालों गुजर जाते हैं, ये तकलीफ़ें आपकी जा ही नहीं रही होती हैं, आपके साथ होती हैं। ट्रीट कर लें और अगर वो वाकई सिर्फ मसल्स और लिगामेंट्स की वजह से है, तो मोस्टली चीज़ें 6 वीक्स में सेटल हो जाती है। ठीक है, ठीक है ना। अब क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जरी काफ़ी एडवांस है, तो हम कुछ सर्जरीज भी एक्चुअली लिगामेंट डैमेज के लिए करते हैं। अगर जॉइंट पे सिर्फ लिगामेंट डैमेज हुआ है और 6 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी या अर्ली भी सिम्टम बहुत ज़्यादा हैं और आपका जॉइंट अनस्टेबल हो गया है, इसका मतलब है कि वो ऑलमोस्ट इतना ख़राब हो चुका है कि वो हील नहीं हो रहा, तो फिर आप सर्जिकली भी उसको करेक्ट कर सकते हैं। ओके राइट। अच्छा, ये भी शायद आप लोगों ने भी देखा हो कि अक्सर मैंने कुछ जो ख़वातीन हैं लाइक 40-50 क्रॉस करी होती हैं, प्रॉब्लम होता है कि हाथ जो है डॉक्टर साहब एकदम से अकड़ने लग जाते हैं, उनके मूवमेंट जो है हाथ की वो रुकने लग जाती है, या तो यहाँ पर प्रॉब्लम आने लग जाती है उनकी, या फिर हाथों में जो है ना वो एक अकड़ाव सा आने लग जाता है। ये क्या वजह होती है कि मसल जो है ये भी मसल स्पेज़म है, सो ये इसको भी आप क्या कहेंगे, इसको भी वीकनेस का नाम दिया जाता है कि कमजोरी है? डाइटरी रिक्वायरमेंट्स अपनी अच्छी रखें, कैल्शियम इनटेक अच्छी रखें, पानी ज़्यादा पिएं, मूवमेंट्स रखें। ये मैं उस जर्नल बातें बता रहा हूँ। वी आर नॉट, सम डिजीज़ के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो डिपेंड और ये सिम्टम अकड़ने का अगर किसी और सिम्टम के साथ मिलके आ रहा है तो फिर आप एवेलुएट अब एक औरत या एक मर्द अगर डायबिटिक है तो उसके लिए और प्रॉब्लम की बात है कि अगर आपको इस तरह का हो सकता है कि उसकी नर्व कहीं कंप्रेस हो रही है, नर्व कंप्रेस हो रही है, नर्व कंप्रेशन, तो नर्व रिलीज करने से हो सकता है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, मामूली सी एक सर्जरी से, 15 मिनट की सर्जरी से। ओके, क्योंकि एक बहुत कॉमन एक मसला आता है हाथ में कि लोग कहते हैं कि हमसे कप सही नहीं पकड़ा गया या ग्लास सही होल्ड नहीं हुआ, रिस्ट में बहुत ज़्यादा पेन है, कोई चीज़ ग्रिप नहीं, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम आता है। जो आप कह रही हैं हाथ अकड़ गया और शदीद पेन हो रहा है, रिस्ट में पेन है, ऊपर जा नहीं जा रहे हैं, यूजुअली एक नर्व है जो यहाँ गुजर रही है जो कंप्रेस हो जाती है। उसकी एक नर्व कंडक्शन स्टडी है, आप अगर किसी अच्छे फिजिशियन को दिखाएं वो कर ले, तो जो प्रोसीजर है वो 10 से 12 मिनट का प्रोसीजर है, एंड इट कैन बी डन अंडर लोकल एनेस्थेटिक। अच्छा, और आप ये देखें हमारी रिस्ट जो है, हम इसको भी क्या मूवमेंट देते हैं, वो ये आप देखें, पहले तो खैर ख़वातीन आटा गूंदा करती थी तो आपकी रिस्ट की मूवमेंट हो जाती है, अब आपकी रिस्ट जो है उसको भी बेचारी को सिर्फ वॉच का वज़न उठाना पड़ता है, तो वो भी अक्सर जो है वो घबरा जाती है, अदरवाइज़ तो कुछ मूवमेंट्स ही नहीं है हमारी। सो इसकी वजह से भी जो है जब आप एक चीज़ को मूवमेंट ही नहीं देते और एकदम से अगर कोई उस पर प्रेशर आता है तो डॉक्टर साहब आपका कहना ये कि उसको प्रेशर को बेयर नहीं कर पाती है वो चीज़, इसकी वजह से जो है कई दफ़ा नेचुरली या किसी डिजीज़ की वजह से एक बैंड है जो बना हुआ है, वो बैंड नर्व को प्रेस कर देगा, राइट। अगर उस बैंड को आप रिलीज कर देंगे नर्व फ्री हो जाएगी, सिम्टम फ्री हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन आप आज अगर हम बात ये करते हैं कि ये तमाम मसाइल हैं, तो अब आप देखें डाइट का इशू भी है और सोशल इशूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तमाम प्रॉब्लम्स हैं,
तो कमज़ोरियाँ या प्रॉपर डाइट, ये सब चीज़ें तो मर्दों में भी इस चीज़ की कमी है, ख़वातीन में भी कमी है। अब क्या करें अपने मसल्स को, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि इस तरह की चीज़ों से जो है वो आप बच सकें? इस पर मैं डॉक्टर साहब से थोड़ी सी बात करूँगी आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। डॉक्टर आमिर हलीम हमारे साथ मौजूद है और आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो उठते बैठते आपको तकलीफ़ होती है कि हाय हड्डियों में दर्द हो रही है, कमर में दर्द हो रही है, बैठ जाओ तो उठने के लिए सोचना पड़ता है कि उठना है, अच्छा उठ जाएंगे, थोड़ी देर में उठ जाएंगे, लेट जाएं तो बैठना मुश्किल है। ये जो तमाम तकलीफ़ें हैं, ये जो हड्डियों की तकलीफ़ें हैं जो उम्र के गुजरने के साथ आती हैं, हड्डियाँ आपकी स्ट्रक्चर आपका कमज़ोर हो जाता है, लेकिन ऐसा क्या किया जा सकता है कि इनको कम से कम जो है वो किया जा सके? डॉक्टर साहब कोई हल मौजूद है कि ये हड्डियों की तकलीफ़ें, या मैं ये सोच लूँ कि बस ये मैंने बर्दाश्त करनी है और भी टेंशनें बर्दाश्त करनी है और उम्र के गुजरने के साथ हड्डियों की तकलीफ़ें भी बर्दाश्त करनी? हल क्या है? हल इसका ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। वो क्या है? कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड की है नेचुरली एंड वी शुड यूज़ देम, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है सनलाइट। ठीक है, कुछ ना कुछ वक्त जो है सुबह के वक्त स्पेशली आप अगर गुजार सकते हैं सन में तो थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर गुजारें। ओके, वॉक सुबह की, मतलब आप कह रहे हैं कि सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक की, 11 बजे, आधा घंटा अगर दिन में आप दे सकते हैं किसी भी वक्त। ओके, वॉक आप करें, चाहे थोड़ी करें, लेकिन अगर आप डेली नहीं तो हफ्ते में 3-4 दफ़ा ज़रूर वॉक कर लें। अगर आजकल प्रॉब्लम्स है कि लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं लेकिन स्टिल नीचे उतर के कुछ थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हैं। आई होप कि कुछ पार्क्स बन जाएं और कुछ जगह ऐसी हो जाए कि हम जाके अभी पहले सड़कें तो बनने दें, आप करें, पहले जो बन रहा है उसको बनने दें, फिर आगे की आप लोग ज्यादा फरमाइशें करते हैं, फिर वो भी चीज़ नहीं हो पाती है। हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन अभी पहले सड़कें बन जाए, फिर हम पार्क्स पे भी जो है एहतजाज करेंगे कि पार्क्स भी हमें दिए जाए। जी, अचानक सड़क के साथ अगर अच्छी फुटपाथ बन जाए जिसके ऊपर गाड़ियां ना चलें, तो वो भी एक चलने की अच्छी जगह है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। आप देखें दूसरे ममालिक में देखें लोग कितनी वॉक करते हैं और वो कितना अच्छा होता है, सड़क भी चल रही होती है, साथ लोग भी चल रहे होते हैं और वो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन वहाँ पर चलने के लिए भी हमें पहले अपने जो है यहाँ पर जो क्राइम की सिचुएशन है, स्ट्रीट क्राइम, डॉक्टर साहब उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उसमें भी जो है उसमें भी एक रवाया निशान है, तो इसको भी अभी हमें कारपेट के नीचे डालना पड़ेगा। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बट इश्यूज़ इटसेल्फ मौजूद हैं, बट जिस तरह डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि उम्मीद हमें नहीं हारनी, ये तो मैं एक मजाक में बात कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसे ही लगता है ये सारी चीज़ें मजाक ही हैं। कब ठीक होंगी ये, कब कैसे, क्या हम अपनी देख सकेंगे कि मेरा शहर, ये रोशनियों का शहर जो है वो उतना ही आबाद और उतना ही खुश हो जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, और इंशाल्लाह हम भी देखेंगे और आने वाले लोग भी। आई थिंक इसके अंदर हमारा सबका कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ तो ज़रूर अपने लेवल पे कुछ कर लें, तो कुछ नहीं तो कुछ शोर भी कर लें कि खुदा के लिए चीज़ें ठीक कर दो, दैट्स मेक हर डिफरेंस एज वेल। ठीक है, अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपने कहा कि एक तो आपकी मूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप वॉक करें, आप सनलाइट जो है उसका एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई जगह नहीं है तो आप अपने रूम में ही एक्सरसाइज कर लें, कुछ भी करें, लेकिन यू कैन डू समवेयर, आइदर आउटसाइड और इनसाइड, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। डाइट, बैलेंस डाइट रखें, कोई बहुत ज़्यादा रिच कार्बोहाइड्रेट्स के साथ या फैट के साथ नहीं, लेकिन नॉर्मल डाइट रखें। मेडिकल साइंस में चेंजेस आती रही। एक ज़माना था कि सब कहते थे कि आपने अगर बहुत ज़्यादा बटर लिया और ये तमाम चीज़ें नहीं तो उससे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब जो नई रिसर्च आ रही है वो अपोजिट है। ठीक है, वो क्या कहती है? वो बैलेंस डाइट पे है, यानी आप फैट, आप बटर भी खाएं, इट्स इम्पॉर्टेंट, कोई चीज़ छोड़े नहीं, सब चीज़ों का यूज़ रखें। हाँ, लेकिन अगर आप एक स्लाइस पर एक मार्जरीन या बटर लगा के कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। और मैं पर्सनली लो कोलेस्ट्रॉल चीज़ें खाने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप अपने आप को फिट रखते हैं तो यू कैन ईट एनीथिंग। तो उसके बाद मिल्क अगर आप इनटेक रख सकते हैं तो ज़रूर रखें, कुछ ना कुछ, ताकि आपको कैल्शियम मिले। कैल्शियम आपको डाइट से मिलता है और विटामिन डी आपको सूरज से मिलती है। ठीक है, तो अगर आप सनलाइट और कैल्शियम की इनटेक नॉर्मल रखते हैं तो इट विल हेल्प यू। लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखें, आप खुद बेहतर फील करेंगे, आपके बोन्स, मसल्स
और लिगामेंट्स स्ट्रॉन्ग अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम बोन्स की तकलीफ़ की बात करें या हम जो बात करें कि ये इसमें विटामिन D3 का एक आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और मेरे ख्याल से 50-60% बल्कि ये भी शायद मैं बहुत कम बता रही होंगी, इससे कहीं ज़्यादा एवरेज होगा पाकिस्तानी ख़वातीन का जिनका विटामिन D3 जो है वो कम ही होगा। आप चेक करवाएं या ना करवाएं, ये डेफिनेटली कम ही होगा, जिसकी वजह से आपको ये हड्डियों की तकलीफ़ें जो हैं वो आप एक यंग एज में भी अपने आप को आप बूढ़ा महसूस करने लग जाते हैं। आपको लगता है कि आपकी हड्डियाँ टूट रही हैं, आपको उठने बैठने में तकलीफ़ होती है। ये तमाम चीज़ें विटामिन D3 की कमी की वजह से डॉक्टर साहब हो रही होती हैं। सो क्या नहीं होता जिन लोगों का एक्सपोजर वो नहीं सनलाइट में बैठ सकते हैं, अगर बैठते भी हैं तो वो ओवरकम नहीं हो पाती कमी, तो फिर क्या करें विटामिन D3 को पूरा करने के लिए? विटामिन D3 की कमी की दो वजह, एक सनलाइट है, दूसरा फूड के अंदर विटामिन D का इंटेक ना होना। वो कौन से हमें फूड इंटेक करने? अनफॉर्चुनेटली हमारे पास फोर्टिफाइड फूड्स बहुत कम है अवेलेबल। ठीक तो है। उसका दूसरा ऑप्शन सिर्फ ये है कि आप सप्लीमेंट के तौर पे एज ए मेडिसिन उसको लें, सप्लीमेंट्स लें आप। ओके राइट। क्योंकि अगर कुछ कंट्रीज हैं जिनके अंदर तमाम मिल्क और फोर्टिफाइड विटामिन D से होता है, वहाँ सूरज नहीं निकलता, लेकिन फोर्टिफिकेशन की वजह से उनको ये प्रॉब्लम कम हो गई है। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ मुल्क ऐसे हैं जो बैक्स जो इंट्रोड्यूस कराए गए, लेकिन कितने लोग हैं जो वो महंगा दूध जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं कि अलग उसको फोर्टिफाइड करके विटामिन D3 का नाम उसको देके और उसको एक अच्छे प्राइस में जो है, महंगे प्राइस में, अच्छा प्राइस क्या कहूँ मैं, सेल किया जा रहा है। तो हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता। ये मे भी हो सकता है कि लॉ मेकर्स कभी ऐसा लॉ बना दें, आई होप सो, कि फोर्टिफिकेशन नॉर्मल प्राइस के अंदर ही की जाए, यानी कि हर दूध के अंदर विटामिन D डाला जाए। बिल्कुल। ताकि जो बेचारे हमारे बच्चे हैं जो यंगर एज है, उनको अभी से कम ऐसा मिल्क मिले जिसमें विटामिन D और आगे वो प्रॉब्लम से इनकाउंटर ना कर सकें। ऑलराइट। तो ये जो आम चीज़ें हैं ना, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि आप दूध का प्रॉपर इस्तेमाल करें, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मक्खन है या आप कार्ब्स लेते हैं या प्रोटीन्स लेते हैं, जो भी चीज़ आप ग़िज़ा खा रहे हैं, अगर आप उसको बैलेंस ले रहे हैं तो वो आपके जिस्म की ज़रूरत है। क्योंकि एक प्रॉपर डाइट प्लान आपको दे देना वो शायद डॉक्टर साहब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। एक शख्स जो आपके घर में काम करता है उसकी भी जिस्म की रिक्वायरमेंट है, उसे भी ताकत चाहिए, उसे भी अपने जिस्म की मजबूती चाहिए काम करने के लिए। आपके घर में मेड्स काम करी होती हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप खुद काम करें। आप खुद काम करें, लेकिन वो हम क्योंकि हम आदी नहीं रहे तो हम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप अगर खुद काम करेंगे, सेडेंटरी लाइफ नहीं रखेंगे, तो आप फिट रहेंगे और लॉन्गर लाइफ आप प्रॉब्लम से बचते रहेंगे। बीमारी किसी ना किसी स्टेज पे हर इंसान को होती है, ठीक है, अल्लाह ताला उसमें शिफा देने वाला है, लेकिन आप उसको प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आप ये मत सोचें कि आप जब बीमार होंगे तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे। अगर आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं तो आई थिंक यू शुड वर्क फॉर इट। अच्छा, तो डाइट, एक्सरसाइज, चाहे आप घर के एक कमरे में हाथ हिला लें, पाँव हिला लें, मूवमेंट्स तो अपनी रखें, घर का काम करने में तो कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। आपके पास 2-4 मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, लेकिन आप खुद भी तो कुछ ना कुछ कर लें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और यही चीज़ आपकी हेल्थ के लिए, बजाय इसके कि आप पूरे कराची के अंदर, लाहौर या पिंडी के अंदर आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाके डॉक्टर को दिखाते रहें, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप, उससे बेहतर है कि आप खुद कुछ मूवमेंट करें, आप खुद जो है मूवमेंट करें। और वैसे भी जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तो फिर आप अजीब से, आई थिंक आपकी सोच भी जो है वो मुख्तलिफ तरीके से जावियों से चल रही होती है। तो इसलिए कुछ ना कुछ करते रहना, आप हेल्दी एक्टिविटी अपनी रखें, अपनी बॉडी को जो है वो आप थोड़ी सी मूवमेंट दें। ये हर शख्स के लिए जो है वो उसकी पॉजिटिव लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक और प्रॉब्लम डॉक्टर साहब अक्सर होता है लोगों के साथ कि नेक में जो है ना वो आपको एकदम से तकलीफ़ होने लग जाती है, या नेक का कंप्लेन आती है कि आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे होते, एक जगह पर जो है वो आप अपने आप को स्टक कर लेते हैं, मूव करते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है। अगर आपने किसी और का पिलो यूज़ कर लिया है या आप गलत जो है वो करवट से सो गए हैं तो आप सुबह उठते हैं तो अक्सर आपको ये तकलीफ़ होती है। क्योंकि आज हमने बड़े कॉमन इश्यूज़ डिस्कस किए, तो ये भी प्रॉब्लम जो है, अब आपने ऑफिस जाना है, आपका कोई इंटरव्यू है, आपकी कोई मीटिंग है या आपने शो करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? अब इस तरह का इशू हो गया है, डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? अगर आपको फौरन है तो मेडिसिन इज़ द बेस्ट। अगर आपको एक्यूटली उसको ट्रीट करना तो वो मेडिसिन से मूवमेंट हो जाएगी, ठीक? मूवमेंट नहीं होगी, ठीक, लेकिन पेन रिलीव हो जाएगा। पेन रिलीफ हो जाएगा। पेन की वजह से आप रिस्ट्रिक्ट हैं मूवमेंट करने में, ठीक है, ठीक है। क्या मूवमेंट कर रहे हैं तो आपको पेन हो रहा है, दिखा लें तो हो सकता है वो आपको मसल रिलैक्सेंट कोई दे दे, इसकी वजह से स्पैज़म जल्दी रिकवर हो जाए। या तीसरी चीज़ ये है कि वो आपको फिजियोथेरेपी भी करा सकते हैं, ओके, जिससे क्विक रिकवरी हो सकती है, बजाय कि प्रोलॉन्ग 5-6 हफ्ते की। हो सकता है आप 2 या 3 दिन में बेहतर होना शुरू हो जाए।
ओके, राइट। ऑल द मेजर ये हेल्प कर सकते हैं। लेकिन खुद जो है वो अब ज़्यादा खुद आप यही है कि सेल्फ मेडिकेशन को बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप ओवर द काउंटर पाकिस्तान में हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप बहुत सिंपल पैरास्टामोल ले सकते हैं, आइबुप्रोफेन ले सकते हैं अगर कोई आपको एलर्जी नहीं है, या कोई भी लाइट सी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जिसको हम कहते हैं एनसेड्स, जिसमें आइबुप्रोफेन सबसे माइल्ड है। ये आप दुनिया भर में ओवर द काउंटर अवेलेबल है, ये आप ले सकते हैं। और उसके साथ अगेन आप आइसिंग कर सकते हैं। आई विल नॉट एडवाइज फॉर एन एक्यूट कंडीशन कहीं पे भी कि आप उसको सिकाई करें। क्रॉनिक की बात हम नहीं करते, क्रॉनिक में सिकाई का रोल है। क्रॉनिक के अंदर ऑल्टरनेटिवली हॉट एंड कोल्ड का भी रोल है, तो वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन एक्यूट के अंदर, और दूसरा ये है कि जाहिर है आप रिफ्रेन करें कि ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे वो बढ़े, उसको कम से कम 48 आवर्स दें। अच्छा, कॉलर भी कुछ लोगों को लगाने की जरूरत पड़ती है। I personally don't believe in collars actually. Okay. And collars जो है वो आपको फॉर द टाइम बीइंग तो शायद कुछ थोड़ा सा फायदा दे, लेकिन लॉन्ग रन में वो आपकी मसल स्ट्रेंथ को कम कर देता है। अच्छा। और आप कॉलर डिपेंडेंट हो जाते हैं और आपके मसल वीक होते हैं, तो कॉलर से बेहतर फिजियोथेरेपी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएं कि अक्सर लोगों को आपने देखा होगा उनको बैक में पेन होता है, तो उन्होंने अपने ऑफिस चेयर्स पर या घर में नॉर्मली बैक केयर्स यूज़ करते हैं। आपको बड़े अच्छे जो हैं वो ब्रांड्स के बैक केयर्स मिल रहे होते हैं। अच्छा, वो किस उसमें बैक केयर्स बनाते हैं? मुझे तो समझ नहीं आता कि वो बैक केयर को कभी भी सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिल रही होती जिस तरह से उन्होंने उसको शेप किया होता है। या चेयर्स इस तरह की मिलती हैं जो बहुत महंगी चेयर्स होती हैं और वो ये कह के दी जाती हैं कि वो आपकी बैक को सपोर्ट करेंगी, और नॉर्मल जो ऑफिस चेयर्स होती हैं आपको जो मिलती हैं इस तरह की चेयर्स बहुत एक्सपेंसिव चेयर्स होती हैं, इसी तरह के बैक केयर्स भी मिलते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि वो क्या हेल्प करती होंगे। सम एक्सटेंट करती हैं, क्योंकि वो पोस्चर को करेक्ट, कभी रेकमेंड करते हैं पोस्चर को करेक्ट यूजुअली नहीं, मैं नहीं करता, क्योंकि वो आई थिंक इस बर्डन ओवर द नॉर्मल पिलो लें, आप सीधा लेटें। अगर आपको बहुत सारे, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कि आप चेयर्स हों, आपके स्पेशल जो है वो मैट्रेसेस हों, तो ये एक कमर्शियल दुनिया है, कमर्शियल हो गई है दुनिया। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपने मैट्रेस की बात की है तो उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस पे स्प्रिंग मैट्रेसेस आते हैं और फोम आते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो जगह पर लेटते हैं। अब अगर आप स्प्रिंग मैट्रेस पे लेटते हैं तो आपको अगर कभी ज़मीन पर लेटना पड़े तो आपको नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि आपकी आदत ख़राब हो गई है। या जो ज़मीन पर लेटते हैं या जो बिल्कुल स्ट्रेट सख्त जगह पर लेट रहे होते हैं उनको मैट्रेस पर नींद नहीं आ रही होती। बैक के लिए या मसल के लिए या कमर के दर्द के लिए बेहतर डॉक्टर्स क्या रेकमेंड करते हैं कि ये सरफेस होनी चाहिए जिस पर आप रेस्ट करें? जो चीज़ कंफर्टेबल हो, आप दिन में अच्छा काम करें, आपको नींद अच्छी आती है। वो सबसे बेहतर लंबी स्पीच के बाद आपने कहा कि जहाँ ओके, ये अच्छी बात है कि जहाँ पर आप कंफर्टेबल है। ऐसा कुछ नहीं है वो जो कहते हैं नहीं आप स्ट्रेट सख्त जगह पर लेटेंगे तो आपकी कमर का दर्द ठीक होगा। अगर आप स्ट्रेट लेट के कंफर्टेबल हैं तो आप स्ट्रेट लेट जाएं। अच्छा। यूजुअली ऑब्वियसली अगर आपका मैट्रेस ख़राब हुआ है तो वो आपका पोस्चर ख़राब कर देगा, ठीक है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो ज़मीन पे लेट के भी बड़े आराम से सो जाते हैं। डॉक्टर साहब, फुटपाथ पे लेटे हुए लोग जो हैं देखें, उनकी बेचारों की चले मजबूरी है, लेकिन उसके अलावा बहुत से लोग घर के अंदर जो है वो नीचे सोना पसंद करते हैं, वो मैट्रेस हल्का सा बिछाते हैं और सो जाते हैं क्योंकि वो उसमें कंफर्टेबल हैं। कुछ जो हैं वो ऑर्थो केयर टाइप के बड़े एक्सपेंसिव मैट्रेसेस पे सोना पसंद करते हैं। तो हाँ, ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि बड़े जो है वो फायदा होता है, स्लीप अच्छी आती है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस तरह के पिलोज भी आ गए हैं, तो ये एक थोड़ा फ़ायदा आप समझ लें कि अगर 5-10% फ़ायदा है तो 90% कमर्शियल उसको कर दिया गया। बट हाँ, थोड़ा बहुत ये है कि वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऐसा होता है कि आपको ये पता होता है कि आपने इतने पैसे खर्च किए हैं, तब उससे आपको कुछ ना कुछ फायदा तो होगा, तो वो वाला फायदा और कुछ फायदा होता भी है, ये नहीं हम कह सकते कि 100% नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आपको कहा जाए कि आपने किसी पेशेंट को रेकमेंड करना है तो आप फिर आप उसको रेकमेंड नहीं, यूजुअली नहीं, इसमें क्योंकि उससे बेहतर मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक्सरसाइज प्रोग्राम देते हैं, उसको एक्सरसाइज प्रोग्राम देते हैं। या फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट होती है? फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
फिजियोथेरेपी। लेकिन वो भी डॉक्टर सजेस्ट करे, आप अपनी मर्जी से? बेहतर यही है कि आप या तो कोई अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है जो आपको गाइड कर सके, क्योंकि डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, वो आपको बता सकता है प्रोग्राम, लेकिन अगर फिजियोथेरेपिस्ट से आप ले लें गाइडेंस तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होता है। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग होते हैं जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं, कुछ लोग होते हैं राइट, आप लेफ्ट हैंड? मैं तो राइट हैंडेड, मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ। तो आई बिलीव कि जो मेरे नॉर्मली लोगों के साथ अगर आप लोग इस वक्त फील भी करके देखें तो जिस हैंड को आप यूज़ कर रहे होते हैं उसमें उसकी आप होल्डिंग पावर आप ज़्यादा फील करते हैं बनस्बत अपने उस हैंड की जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो ये मसल पावर या इस चीज़ ये क्या प्रॉब्लम? जो चीज़ आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसके मसल्स ज़्यादा बेहतर डेवलप हो जाते हैं। लेफ्ट वाले आमतौर पे दोनों हैंड ज़्यादा अच्छा यूज़ कर सकते हैं, राइट भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन राइट वाले लेफ्ट नहीं यूज़ कर पाते। ओके नहीं, मैं तो बिल्कुल राइट यूज़ नहीं कर सकती। लेकिन आमतौर पे काफ़ी लेफ्ट जो देखे हैं वो मैंने ऐसे देखे जो दोनों दे कैन यूज द बोथ एक्चुअली। उसकी वजह ये होता है कि काफ़ी लोग इन्फोर्स होते हैं बचपन में कि नहीं तुमने राइट ही यूज़ करना है, वो होते लेफ्ट हैंडेड है, तो दे डेवलप पावर इन बोथ। यस, दिस इज द ओनली रीज़न। लेकिन जो आप इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप लेफ्ट, आपका नेचुरली अल्लाह ताला ने आपको लेफ्ट हैंड बनाया तो आप लेफ्ट हैंड यूज कर सकते हैं। इसमें पावर से कोई डिफरेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, कि क्योंकि शायद इसमें भी अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि आपको लेफ़्ट करवट या राइट करवट का प्रॉब्लम है, इस तरह सोना है, गर्दन का प्रॉब्लम है, ये तमाम इश्यूज़। डॉक्टर साहब ने कहा कि जिस चीज़ पे आप कंफर्टेबल होते हैं वही आपके लिए ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल जो है वो नहीं बनाया गया, जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ मैं मुतमईन हूँ, मुझे सुकून की, असल मकसद है आपकी ज़िंदगी में सुकून का और बग़ैर तकलीफ़ के जो है वो ज़िंदगी गुजारने का मकसद, अगर वो पूरा हो रहा है तो फिर इससे अच्छी चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में कोई और नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी हम जिक्र कर रहे थे विटामिन D3 का, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था, एक बार आपके साथ इस पर हमने काफ़ी प्रोग्राम भी किया था। इंजेक्शंस लोग लेते हैं, बहुत ख़वातीन भी इस्तेमाल करी होती हैं, इसका नॉर्मल एवरेज कितना होना चाहिए? और अक्सर वो ख़वातीन जिनको ये पेन्स महसूस हो रहे हैं, आप ज़रूर विटामिन D3 का टेस्ट भी कराएं, एवरेज कितना होता है और अगर नहीं है तो कौन से इंजेक्शन? हर लैब की रेफरेंस रेंज फ़र्क हो सकती है। ओके, तो यूजुअली जब आप कराते हैं तो एक रेफरेंस रेंज उसमें होती है, तो उसी हिसाब से जो भी आपका फिजिशियन है वो उसको देख के आपको बता सकता है। ओके, क्योंकि किसी के अंदर हो सकता है 70 और किसी में 10 हो, तो रेफरेंस रेंजेस होती है। इवन कंट्रीज के अंदर भी रेफरेंस रेंजेस डिफरेंट आ जाती हैं। राइट। लेकिन ये है कि आप तो उसको टेस्ट करा सकते हैं, और अगर आपका लो आ रहा है तो आप उसको करेक्ट जरूर कर दें। ठीक है, और दूध ज़रूर पीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपकी हड्डियों के लिए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान।